क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और नाम क्या है इसका, भारत का इतिहास। यानी भारत के इतिहास को तीन पार्टों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जैसे बात करें अपन प्राचीन भारत की, उसके अलावा मध्यकालीन या मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत की बात करें अपन, तो इस प्रकार से जो भारत का इतिहास है उसको तीन भागों में डिवाइड करके इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो मैं पहले प्राचीन भारत से शुरुआत करूंगा। और कभी आपने सुना भी होगा कि मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किए गए और इसमें से कौन सा आक्रमण महत्वपूर्ण था। तो मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, मतलब एक स्टोरी के प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप अच्छे से उसको समझना और अच्छे से अपने जो नोट्स है वो तैयार करते चलना। तो आज अपन बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत के इतिहास के बारे में अपन चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा भारत पर आए अरब आक्रमणकारी, तो कैसे भारत पर अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो पहले उसको समझते हैं। भारत पर अरब आक्रमणकारी या आक्रमणकारियों का आगमन, यानी भारत पर इन अरबों के द्वारा कैसे आक्रमण किया गया या किस प्रकार से ये अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए आते थे, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे आपने नाम सुना होगा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। किसका? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रमुख, कहने का मतलब स्तंभ थे। तो क्या नाम बताया मैंने आपको? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो इन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो देहांत है वो देहांत कब हुआ? तो 632 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, या 632 ईसा पूर्व या एडी में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, भारत पर आए अरब आक्रमणकारी, कैसे भारत पर अरब आक्रमणकारी आए। तो मैंने आपको बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जो साहब है इनका देहांत कब हो गया? 632 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। फिर क्या होता है कि 600 आगे बात करें अपन, तो 636 ईसा पूर्व में 636 ईसा पूर्व में एक पद बना। क्या बना? पद बना। क्या बता रहा हूं मैं आपको? कल 632 एडी में तो ये जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे इनका देहांत हो जाता है और 636 एडी यानी ईसा पूर्व में एक पद बना और पद का नाम क्या था? खलीफा। यानी 600 ईसा जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब है इनके देहांत के बाद में 636 ईसा पूर्व में एक पद बन जाता है और पद का नाम था खलीफा।
और अगर अपन पहले खलीफे की बात करें, प्रथम खलीफा, प्रथम खलीफा, तो पहला जो खलीफा था उसका नाम था उमर खलीफा। पहला जो खलीफा था उसका नाम क्या था? उमर खलीफा। यानी 636 ईसा पूर्व में एक पद बन गया और पद का नाम क्या रखा गया साहब? खलीफा रखा गया। और पहला जो खलीफा था उसका नाम था उमर खलीफा। और इस खलीफा के अगर अपन कार्य की बात करें, इसका काम क्या होता था? तो इसका कार्य होता था साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य विस्तार, या अगर अपन बात करें राजनीतिक विस्तार, ये इस खलीफा का प्रमुख काम होता था। यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के देहांत के बाद में 636 ईसा पूर्व में एक पद बनता है और पद का नाम था खलीफा। और जैसे ही ये पद बना खलीफा, तो इसका पहला जो खलीफा था उसका नाम क्या था? उमर खलीफा। और इस खलीफा पद का प्रमुख कार्य क्या होता था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना और जो जनता है उसमें राजनीतिक और सामाजिक या धार्मिक भावना का प्रसार करना, इसका प्रमुख एजेंडा था। किसका? इस खलीफा पद का। अब आगे कैसे रूपरेखा बनती है, कैसे क्या होता है, तो मैं आपको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से उसको समझाता हूं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं इसको मिटा देता हूं। फिर अब अपन कैसे अरब आक्रमणकारियों के द्वारा कैसे क्या होता है, किस प्रकार तुर्की साम्राज्य की नींव रखी जाती है, तो उन सब चीजों की अपन अब जानकारी लेंगे। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि साहब एक पद बन जाता है 636 ईसा पूर्व में जिसका नाम था खलीफा। तो 711 की अपन बात करें, 711 ईसा पूर्व, 711 ईसा पूर्व में जो खलीफा था, खलीफा, खलीफा, इस खलीफे का नाम क्या था? वाजिद अली, वाजिद अली। अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे क्या कहने का मतलब ये तुर्कों का कैसे मामला अपने भारत पर सेट होता है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि साहब 711 ईसा पूर्व में खलीफा कौन था? वाजिद अली। अगर अपन समकालीन 711 में ईरान के शासक की बात करें, ईरान का शासक, ईरान का शासक, तो ईरान का शासक था मंसूर हजाज, हजाज, मंसूर हजाज। और अगर अपन बात करें देवल वाले क्षेत्र की, तो देवल वाला ये जो क्षेत्र था ये किसके अंतर्गत आता था? दाहिर के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? दाहिर, दाहिर। और ये देवल वाला क्षेत्र कहां पे पड़ता था? यहां पे पड़ता था। लेकिन ये अंडर में किसके आता था? दाहिर के अंतर्गत ये देवल वाला क्षेत्र आता था। तो साहब होता क्या है कि ये जो यहां पे बात करें अपन श्रीलंका के शासक की, श्रीलंका, श्रीलंका के शासक, तो साहब अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कैसे क्या होता है। तो 711 ईसा पूर्व में जो खलीफा था उस खलीफे का नाम था वाजिद अली और ईरान के शासक का नाम था मंसूर हजाज। और श्रीलंका के यहाँ पे जो समकालीन शासक थे, जो किसके समकालीन थे? वाजिद अली के समकालीन थे। और इधर इस देवल वाले जो रीजन था, ये देवल वाला क्षेत्र था, ये देवल वाला क्षेत्र दाहिर के अंडर में आता था। तो होता क्या है कि इस श्रीलंका के शासक के द्वारा
एक क्या होता है, उपहार भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? उपहार। मैं ये बता रहा हूं कि श्रीलंका के शासक के द्वारा एक उपहार भेजा जाता है। किसको? वाजिद अली को। तो यहां से श्रीलंका के शासक ने एक क्या भेजा? उपहार भेजा। और उपहार लेके जब ये यहाँ पे जा रहे थे, किसके पास में? वाजिद अली के पास में जा रहे थे। तो इस उपहार को, ये जो उपहार था, उपहार, इस उपहार को क्या किया गया? इस देवल वाले क्षेत्र में क्या किया गया? लूट लिया गया। मैं आपको यह बता रहा हूं कि श्रीलंका के शासक के द्वारा एक उपहार भेजा जा रहा था। किसको? वाजिद अली को। तो जो ये देवल वाला क्षेत्र पड़ता है, इस देवल वाले क्षेत्र में ये उपहार लूट लिया गया। तो जब ईरान के शासक मंसूर हजाज को यह पता चला कि साहब जो खलीफा के लिए जो उपहार आ रहा था, उस उपहार को इस देवल वाले क्षेत्र में लूट लिया गया है, तो इस ईरान के शासक मंसूर हजाज के द्वारा इसके पास में, किसके पास में? दाहिर के पास में। क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि देवल वाला क्षेत्र इस दाहिर के अंतर्गत आता था, यानी इस दाहिर के साम्राज्य में आता था। तो ईरान के शासक मंसूर हजाज के द्वारा जब इसके पास में संदेश भिजवाया गया, तो इसके द्वारा कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, इसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो इस ईरान के शासक मंसूर हजाज ने अपने एक सेनापति और सेनापति के नाम की बात करें तो नाम आता है उनका मोहम्मद बिन कासिम। क्या आता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो जब दाहिर के द्वारा कोई रिएक्ट नहीं किया गया, यानी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कोई इंक्वायरी नहीं करवाई गई, तो इस ईरान के शासक मंसूर हजाज के द्वारा इस मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में कहां पे भेज दिया गया? दाहिर के पास में भेज दिया गया। कहां पे भेजा गया? दाहिर के पास में। किसके लिए? आक्रमण करने के लिए। यानी ईरान के शासक मंसूर हजाज के द्वारा अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को कहां भेजा गया? इस दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। तो इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? इस देवल वाले क्षेत्र को जीता। क्या किया? इस देवल वाले क्षेत्र को जीता। और देवल वाले क्षेत्र को जीतने के बाद में ये कहां पे चला गया? इस दाहिर के पास में चला गया। किसके पास में चला गया? दाहिर के पास में। और क्या करने के लिए आया था ये? तो आप बताओगे सर ये आक्रमण करने के लिए आया था। और किसके पास में चला गया? दाहिर के पास में चला गया था। अब होता क्या है, इस दाहिर के भी दो पुत्रियां आती है। कितनी पुत्रियां? दो पुत्रियां आती है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में देवल वाले क्षेत्र को जीतकर दाहिर पर आक्रमण करने के लिए क्या होता है? रवाना हो जाता है। तो इस मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इस दाहिर की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये क्या सोचता है कि साहब अपनी इस दाहिर की दोनों लड़कियों को किसके पास में ले चलें? वाजिद अली के पास में ले चले, ताकि वह अपन से प्रसन्न हो और अपना कुछ मतलब सेनापति से अपन को थोड़ा प्रमोट करके उच्च अधिकारी या उच्च पद पर बिठा दे। तो यह सोच किसकी थी? मोहम्मद बिन कासिम की। लेकिन इस दाहिर की ये जो दोनों पुत्रियां थी, ये काफी होनहार पुत्रियां थी। तो इन दोनों पुत्रियों ने क्या किया? होता क्या है, देखो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की इन दोनों पुत्रियों को लेकर यहां से रवाना होता है और किसके पास में आना चाहता है? वाजिद अली के पास में आना चाहता है। और वाजिद अली के पास में ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये दाहिर को डिफीट करके इसकी दोनों पुत्रियों को उपहार में देने के लिए कहां पे आ जाता है? वाजिद अली के पास में आ जाता है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इनकी जो दोनों पुत्रियां थी, ये काफी होनहार थी। तो इन दोनों पुत्रियों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए
क्या किया, इस वाजिद अली के पास में जब ये तीनों पहुंचे कौन, दो पुत्रियां और एक ये मोहम्मद बिन कासिम, तो जाते ही इन्होंने वाजिद अली को प्रणाम किया और वाजिद अली से क्या बोला, तो साहब आपका ये जो सेनापति है या मंसूर हजाज का ये जो सेनापति है, इस सेनापति ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, हमारे साथ कट्टरता से ये पेश आए हैं और इन्होंने हमारे साथ कुछ जाति या फिर आप बोलो तो इन्होंने कुछ जबरदस्ती की है। तो जब वाजिद अली को इस बात का पता चला तो वाजिद अली के द्वारा इस मोहम्मद बिन कासिम को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस अगर वास्तव में अपन बात करें तो इस मोहम्मद बिन कासिम को एक मरे हुए बैल की खाल में लपेटकर जिंदा जला दिया जाता है। तो इस मोहम्मद बिन कासिम की इतिहास में सबसे दर्दनाक मृत्यु होती है। तो ऐसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतिहास में सबसे दर्दनाक मृत्यु, इतिहास में सबसे दर्दनाक मृत्यु किसकी होती है, इस मोहम्मद बिन कासिम की होती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। मैं आपको ये मामला समझा चुका हूं। तो यहां से आप याद रखोगे कि मोहम्मद बिन कासिम की इतिहास में सबसे दर्दनाक मृत्यु होती है और 711 ईस्वी में खलीफा कौन था, तो उसको भी आप याद रखना, वाजिद अली। और पहले खलीफे का नाम भी मैं आपको क्या बता चुका हूं, उमर खलीफा। तो इस प्रकार से आप इनको समझने का प्रयास करना, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज है जो समझे बगैर याद नहीं हो सकती। वैसे आप रट्टा मारना चाहो तो खूब मारो, लेकिन ये जो हिस्ट्री वाला मामला है ये समझने से ही आता है। तो आगे बात करें अपन तुर्की साम्राज्य की। अब अपन तुर्कों पे आते हैं। तुर्की साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य, तो तुर्की साम्राज्य का एक गुलाम आता है, गुलाम, और गुलाम का नाम क्या था, अलफ्तगीन। और अलफ्तगीन का भी एक गुलाम आता है और उस गुलाम का नाम क्या था, सुबुक्तगीन। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि तुर्की साम्राज्य का एक गुलाम था और गुलाम का नाम था अलफ्तगीन, और अलफ्तगीन का भी एक गुलाम आता है सुबुक्तगीन। तो साहब इस अलफ्तगीन और सुबुक्तगीन दोनों के कहां जाने की जमी, अफगानिस्तान जाने की जमी। कहां पे जाने की जमी, अफगानिस्तान। यानी दोनों घूमते घूमते कहां पे चले गए, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, अलफ्तगीन द्वारा अफगानिस्तान में तुर्की साम्राज्य की नींव डाली गई और अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से करवा दिया।
तो एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि तुर्की साम्राज्य का एक गुलाम आता है अल्फ्तगीन, और अल्फ्तगीन का एक गुलाम आता है जिसका नाम था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन और अल्फ्तगीन इन दोनों को क्या है, एक दिन घूमने की जमी, और दोनों कहाँ पे निकल गए, तो साहब ये निकल गए अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जाकर अल्फ्तगीन के द्वारा तुर्की साम्राज्य को अफगानिस्तान में स्टेब्लिश कर दिया गया, स्थापना कर दी गई। और अल्फ्तगीन ने अपनी एक जो पुत्री थी उस पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, सुबुक्तगीन से करवा दिया। तो इससे आगे का जो मामला है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज से अपनी जो YouTube पे डेली क्लासें हैं वह सुबह अपन 6:30 बजे करेंगे। तो आप इनको समझने का प्रयास करना कि तुर्की साम्राज्य का एक गुलाम अल्फ्तगीन और अल्फ्तगीन का गुलाम सुबुक्तगीन दोनों अफगानिस्तान में गए। अल्फ्तगीन के द्वारा अफगानिस्तान में तुर्की साम्राज्य को स्टेब्लिश किया गया और अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, सुबुक्तगीन से करवा दिया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।